नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लैक बोर्ड में। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि है वर्णमाला। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, अघोष व्यंजन, स्वर व्यंजन, अनुनासिक वर्ण, संयुक्त अक्षर, प्लुत स्वर, दीर्घ स्वर, हर्ष स्वर, इतने सारी चीज़ें आती हैं कि कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको पता नहीं रहता है, पढ़ के नहीं गए रहते हैं, तो वो चीज़ें आप छोड़ के आते हैं। दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से इस पार्ट से सिर्फ मिनिमम 3 प्रश्न तो उठते हैं, मतलब 3 मार्क्स आप आसानी से पा सकते हैं। और कई बार इससे 5 से 6 नंबर का भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं, तो इसीलिए आपको अगर पूरा तैयार करेंगे तो आप 5 नंबर बड़े ही आसानी से पा सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरा वर्णमाला आप लोगों का क्लियर कर दूंगा, जिसके बाद से आप लोगों को कोई भी पेपर होगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब ये कितने होते हैं, तो वर्ण होते हैं 2 तरह के होते हैं। देखिए, सबसे पहले स्वर होता है और आपका एक क्या होता है, व्यंजन होता है। ठीक है, अब ये मैंने कहा कि 48 वर्ण होते हैं और 11 स्वर होते हैं। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है, आप सभी को पता है। व्यंजन की संख्या कितनी है, 33 होती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्यंजन की संख्या और स्वर की संख्या आपको पता होनी चाहिए। पेपर में अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आपसे डायरेक्ट पूछते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है और टोटल कितनी होती है। अगर आप इनको जोड़ें 33 और 11 को, तो आपका क्या आएगा, 44 आएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, पेपर में जब पूछता है कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग 44 लगा के चले आते हैं, जबकि होता कितना है, 48 होता है। तो यहीं पे आप लोग गलती करते हैं। तो सर आप बता रहे हैं कि 48 होते हैं और यहाँ पे आ रहा है 44, तो बाकी 4 कहाँ से आते हैं? बाकी 4 आते हैं 2 उच्छिप्त व्यंजन और 2 अयोगवाह। ये क्या होते हैं, इनको अभी हम आगे डिटेल में सीखेंगे। तो 2 उच्छिप्त व्यंजन को अगर हम जोड़ लें प्लस 2 अयोगवाह को जोड़ लें, तो इन दोनों को अगर हम जोड़ लें तो आपका कितना हो गया, टोटल वर्ण 48 वर्ण हो गए, और यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो वर्णों की संख्या भी याद कर लीजिए, स्वर की संख्या और व्यंजन की संख्या। बाकी आगे मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो वर्णमाला के भेद जो कि मैंने अभी बताया कि इनकी संख्या 11 होती है और इनकी संख्या आपकी 33 होती है। ठीक है, स्वर वॉवेल, ठीक है, जिसे इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इनके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और क्या है कि कई बार इसको लघु स्वर के नाम से भी पेपर में दिया जाता है। तो आप तो सोचते हैं कि आपने पढ़ा ही नहीं है। जिन्होंने लघु पढ़ा है उन्होंने हर्ष नहीं पढ़ा है, जिन्होंने हर्ष पढ़ा है उन्होंने लघु नहीं पढ़ा है। तो दोनों नाम आपको जानने चाहिए कि हर्ष स्वर को ही क्या कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। और हर्ष स्वर में कौन कौन से स्वर होते हैं, दीर्घ में कौन से स्वर होते हैं, प्लुत में कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बताते हैं उसी के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हर्ष स्वर यानी कि आपका लघु स्वर। तो ये कौन से स्वर होते हैं, ऐसे स्वर जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको हर्ष स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर को ही हम लघु स्वर भी कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो लघु स्वर मतलब क्या, बोलने में कम समय लग रहा है। लघु मतलब कम, ठीक है, जिसमें कम समय लग रहा है। तो वो कौन से हैं, आ, ई, उ और री। ठीक है, ये इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डायरेक्ट आपसे पूछेगा लघु स्वर कितने होते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर नहीं पता है तो आप छोड़ के चले आएंगे या तुक्का मार के आएंगे, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, रटना कुछ नहीं, आपको पता ही होगा। बोलने में देखिए खुद ही कम लगेगा। अब आप आ बोलेंगे और एक आ बोलेंगे, इन दोनों में आप में समय किसमें ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल इसमें लगेगा। तो ये आपका दीर्घ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लघु हो जाएगा। चलिए अब दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं। इनकी संख्या कितनी है, 7 है। पहले तो ये याद कर लीजिए। अब ऐसे स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उनको दीर्घ स्वर कहते हैं, बिल्कुल सही है। अब ये हैं कौन कौन से, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ। देखिए सभी को बोलने में इनकी अपेक्षा ज़्यादा समय लगेगा। हर्ष वालों की अपेक्षा दीर्घ वालों को बोलने में ज़्यादा समय लगता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्लुत स्वर, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत बार आया है ये। तो ये क्या होते हैं, देखिए अगर हम दीर्घ स्वर को खींचें, मतलब दीर्घ स्वर को अगर खींचा जाए तो जो उसे व्यक्त करते हैं, उसको व्यक्त करने वाले प्रतीक को हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर। जैसे अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए ओ, ओम। अब ये है क्या है, देखिए
ये क्या है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम सिर्फ ओम लिख देते तो हम क्या करते, ओम सीधा बोल देते, लेकिन अब ओम बोलना है, मतलब हम उसे खींच रहे हैं। तो ये जो खींचना होता है इसी को हम क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। मतलब जब हम किसी दीर्घ स्वर को अगर खींचते हैं तो उसे व्यक्त करने वाले प्रतीक को, अव्यक्त प्रतीक कैसा होता है, इससे करते हैं। ठीक है, हमेशा इसी से करते हैं। जैसे अब मैं एक आपको एग्जांपल के लिए एक और बता देता हूँ कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, नमोस्तुते करते हैं। ठीक है, नमोस्तुते। तो इसमें क्या है, ये इसी के कारण, मात्र इस प्लुत स्वर के कारण आप इसे खींचते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे, नमोस्तुते करेंगे। लेकिन अब ये जब प्लुत स्वर लग जाता है तो आप कहते हैं नमोस्तुते, उसे खींचते हैं, तो ये खींचना ही क्या हो जाता है, आपका प्लुत स्वर हो जाता है। ठीक है, कि अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, सबसे पहला क्वेश्चन ये। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन से होते हैं, अंग और आहा होता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, अंग और आहा अयोगवाह में होते हैं। इसके बारे में और डिटेल में एक चीज़ और आती है कि अंग को अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे नोट कर लीजिएगा। ये जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसे एक नोट कॉपी में नोट करते चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंग आहा जो होता है आपका, उसे विसर्ग कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से विसर्ग कौन सा है, तो आपको आहा दिया जाएगा और बाकी चीज़ें दी जाएंगी। तो आप उसे अनुस्वार पूछा जाएगा तो ये दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए। अयोगवाह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने स्वर पूरा कंप्लीट कर लिया है, स्वर से जितने क्वेश्चन बनते थे वो हमने सारे कर लिए। अब बात कर लेते हैं व्यंजन की। तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, इम्पॉर्टेंट यही है, ये 3 प्रकार के होते हैं मेनली। ठीक है, इम्पॉर्टेंट। तो वो कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और उष्म व्यंजन होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला हमारा है स्पर्श व्यंजन। तो ये क्या होते हैं, का से लेकर माँ तक होते हैं और इनकी संख्या 25 होती है। संख्या जरूर याद कर लीजिए, या याद नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं भी आपको समझा दूंगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। चलिए अगर नहीं समझ में आया तो अब आपको समझा देता हूँ इसके थ्रू। तो देखिए इसमें दोस्तों क्या है, इसमें है कि स्पर्श व्यंजन इन सभी को कहते हैं। आप देख लीजिए इसमें नंबर 1 2 3 4 5, 5 ऐसे है और 5 ऐसे भी है, 1 2 3 4 5। तो 5 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25। तो टोटल जो इसमें संख्या है वो 25 होती है, ये तो आपको याद होगा। अब मेन होता है स्पर्श व्यंजन कहते किसे हैं। तो देखिए ये का वर्ग है, ये क्या है आपका का वर्ग है। का वर्ग मतलब कि आप जान जाइए कि इसमें का वर्ग में कौन कौन से, का है, खा है, गा है, घा है, अंगा है। ये लाइन से का वर्ग पूरा हम करते हैं। इसमें 5 संख्या होती है इनकी। ठीक है, फिर ऐसे क्या होगा, चा वर्ग भी होगा। चा वर्ग मतलब जो पूरे चा वर्ग वाले ले लेंगे। चा वर्ग में कौन से हैं, चा है, छा है, जा, झा, यहाँ है। ठीक है, ऐसे फिर आपका क्या होता है, टा वर्ग भी होता है, टा वर्ग होता है, ये हो गया। फिर आपका ता वर्ग होता है। ता वर्ग में क्या हो जाएगा आपका कि ता था दा धा ना, ये सारे हो जाएंगे। फिर पा हो जाएगा पा वर्ग में, पा वर्ग में पा फा बा भा मा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि का वर्ग किन्हें कहते हैं, चा वर्ग और जितने भी वर्ग हैं इन्हें क्या कहते हैं। अब इनको मैं डिटेल में समझाता हूँ कि ये पूछेगा कि आपसे उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, मतलब ये मुख से निकलते हैं, कंठ से निकलते हैं, तालु से निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड हिंदी में एक क्वेश्चन जरूर आता है, हर पेपर में आता है, ये डन है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं का वर्ग में आप कैसे करेंगे। कि का वर्ग में आपका होता है का वर्ग प्लस हा, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है। का वर्ग मतलब पूरा ये वर्ग आप कर लेंगे। ठीक है, का खा गा गा अंगा, और फिर मैंने बताया प्लस हा, हा आपको पता ही है। तो ये दोनों, इन दोनों को मिला लिया जाए, का वर्ग और हा, इन सबका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, कंठ होता है। ठीक है, ये याद कैसे करेंगे दोस्तों, अभी मैं बता देता हूँ। पहले मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका ट्रिक भी बताऊँगा, जिससे कि आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं चा वर्ग। चा वर्ग में पूरा क्या, चा छा जा झा यहाँ, और प्लस एक क्या है, शा, शा जो होता है, ये क्या होते हैं, तालव्य या तालु बोलते हैं इन्हें। ठीक है, तालव्य या तालु से इनका उच्चारण स्थान होता है। उच्चारण स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको जरूर याद कर लीजिएगा। फिर आपका टा वर्ग और क्या होता है,
सा। ठीक है, ये कहाँ से इनका उच्चारण स्थान होता है, इनका होता है मूर्धा या मूर्धन्य, दोनों बोला जाता है। आप कुछ भी इसे लिख सकते हैं, मूर्धा या मूर्धन्य। फिर उसके बाद ता वर्ग आता है। ता वर्ग में ता वर्ग रहेगा पूरा, यानी ता था दा धा ना, कोई भी हो इनमें से। और उसके बाद आपका रहेगा सा, ये वाला सा, सपेरा वाला। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, दंत से उच्चारण होता है इसका। और फिर लास्ट वाले की बात कर लेते हैं, पा फा बा भा मा, यानी पा वर्ग और प्लस आपका क्या हो जाएगा, और कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं रहता है। और ये आपका हो जाएगा ओष्ठ, यानी कि होंठों से बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। अब मेन बात आती है कि याद कैसे करें, कि कंठ से कौन सा होगा, तालु से कौन सा होगा, मूर्धा से कौन सा होगा। तो मैं इसमें ट्रिक बताता हूँ। देखिए, आपका स्टार्टिंग यहाँ पे का वर्ग में क्या हो रहा है, का से हो रहा है। ठीक है, का वर्ग में भी है, तो यहाँ पे क्या है, कंठ है, और इसका भी पहला शुरुआत क्या है, का से है। तो इसका मतलब जो का खा गा गा, ये पूरे वर्ग में कुछ भी आ जाए और प्लस हा, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। शा शा, ये सबके आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको का वर्ग का बता रहा हूँ कि का वर्ग जो है, मतलब का खा गा गा अंगा, और एक ये कंठ से होगा, क्योंकि कंठ में भी क्या आ रहा है, शुरुआत में का आ रहा है, और का में भी का वर्ग आ रहा है। अब चलिए देख लेते हैं, दूसरे का देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका दंत का, देख लेते हैं। दंत में क्या आ रहा है, देखिए, दंत में भी आप अगर लिखें दंत में, तो ता आ रहा है लास्ट में, और इसमें भी ता स्टार्टिंग में आ रहा है। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि आपका ये ता हो जाएगा। अब पा वर्ग की बात कर लेते हैं। पा वर्ग की कैसे याद करेंगे, तो सबसे पहले आप वीडियो पॉज करके और इसको पूरे को बोलिए। आप जब बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने पूरा जो बोला है वो होंठों से बोला है, ना कि अंदर से बोला है। जैसे कि अगर हम का बोलते हैं तो आपके अंदर से आवाज़ निकलती है, ठीक है, का। और लेकिन अगर आप इनमें से किसी को बोलेंगे, पा फा बा भा मा, इसे बोलेंगे तो आप पूरा होंठों से ही बोलते हैं। आप वीडियो पॉज करके एक बार इसे ट्राई करिए, ये आपको एकदम, आपको रटना नहीं पड़ेगा, ये चीज़ें तैयार हो जाएंगी कि आप पा फ बा भा मा, इनको आप होंठ से बोलते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ओष्ठ से रिलेटेड हो जाएगा। बाकी बचा आपका मूर्धा और तालु, ये आपको याद करना पड़ेगा। 3 आपको तुरंत याद हो जाएंगे, बाकी 2 को आप याद कर लीजिएगा, या आप अपनी ट्रिक बना सकते हैं याद करने की। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो कि मैं बता दूं, ये पांचों को, इन पांचों को मिला के बोलते क्या हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं पंचमाक्षर। ये चीज़ें बहुत से लोगों को नहीं पता है, तो इसीलिए इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा। पंचमाक्षर इन्हें कहते हैं। पंचमाक्षर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें 5 अक्षर हैं, अंगा या अड़ा ना मा। ठीक है, और दूसरा क्या बोलते हैं इन्हें, एक और नाम होता है इनका, ये होता है अनुनासिक वर्ण। ठीक है, अनुनासिक वर्ण। क्यों वर्ण बोलते हैं अनुनासिक वर्ण, क्योंकि आप इसे जब बोलते हैं तो नाक से बोलते हैं। अब जैसे अंगा आपने बोला, इया बोला, ड़ा बोला, ना बोला, माँ बोला, ये सारी चीज़ें आप नाक से बोलते हैं, इसीलिए इसे आप अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है। और पंचमाक्षर, इनमें 5 अक्षर होते हैं, और ये कौन से होते हैं, ये भी सेम ही चीज़ होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भी नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अंतःस्थ व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इनकी संख्या कितनी है, 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, या र ला व, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें व्यंजन कौन से होते हैं, और इनकी संख्या 4 होती है। ये कौन कौन से होते हैं, आप सभी को पता होगा, श श श हा। आप इन्हें जब बोलते हैं तो इनसे क्या होता है, बोलने पे ऊष्मा निकलती है, मतलब गर्म हवा निकलती है, इस कारण से इनको उसमें व्यंजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से होते हैं, श श हाँ, इसे आप बोल के एक बार प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप में से सभी को लगभग ये चीज़ें पता होंगी। अब बात कर लेते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, वो क्या है। तो उच्छिप्त व्यंजन जो हमारे होते हैं, ये 2 होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। ये कौन से होते हैं, सबसे पहले देखिए, डा हो गया, और ये अंगा हो गया, और ये ढ हो गया, और ये हो गया। ठीक है, अब उच्छिप्त व्यंजन है क्या, ये इनको द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। तो आप ये भी नाम याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने नोट्स बहुत ही अच्छे बनाए हैं ये, इसीलिए ताकि आप लोगों को कुछ भी इसमें छूटे ना। वीडियो भले थोड़ा सा बड़ा रहेगा, लेकिन आपको चीज़ें पूरी मिलेंगी, कुछ भी छूटेगा नहीं इसमें। ठीक है, तो इन्हें द्विगुण व्यंजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, आप लोगों को अभी समझ में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप देखिए, इसी चीज़ को डा को देखिए और अंगा को देखिए, दोनों एक ही सेम
प्रजाति के हैं, एक हिसाब से कह सकते हैं। ये डा और ये, इनमें बस अंतर क्या है, यहाँ पे एक बिंदी लगी हुई है, ठीक है। अब हम इसको जब लिखते हैं, इस चीज़ को लिखते हैं तो क्या आता है, डगर। अब हम इसी चीज़ को अंगा वाले को यूज़ करते हैं तो क्या आता है, सड़क, ठीक है। तो चीज़ें एक ही हैं, लेकिन ये अपना गुण बदल दे रहा है समय के हिसाब से। सिर्फ क्या कर रहा है, अगर एक बिंदी लग जा रही है तो वो डा हो जा रहा है, यही सेम चीज़ इसके साथ भी हो जाएगी, ठीक है। तो डगर में क्या, ये इस तरीके का गुण दिखा रहा है, सड़क में इस तरीके का गुण दिखा रहा है। तो इसने अपने क्या किए, दो गुण दिखाए हैं, और इनकी संख्या कौन कौन सी होती है, एक ये होती है और एक ये होती है। तो दो होते हैं ये टोटल। ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन की। बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये कैसे आप लोगों को याद होगा। अल्प प्राण, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें जो वायु होती है वो कम निकलती है। महाप्राण मतलब कि इसमें वायु ज़्यादा निकलती है। बस इतना चीज़ें हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे, ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये कैसे याद करेंगे, देखिए। अल्प प्राण जिन्होंने रट रखा होगा कि ये 1 3 5 होता है और ये 2 4 होता है, बहुत से लोगों ने रट रखा होगा। अब ये 1 3 5 क्या है, नंबर अगर हम यहाँ पे दें 1 2 3 4 5, तो ये पूरा का पूरा ये 1 हो गया, ठीक है। फिर ये 3 हो गया और ये आपका 5 हो गया। ये तीनों क्या है, आपके अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं, ठीक है। ये तो जिन्होंने रट लिया है। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, जिन्होंने रटा नहीं अभी तक, वो कैसे तैयार करें। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि इन पांचों वर्ग में से क्या होगा कि कुछ अल्प प्राण होंगे, कुछ महाप्राण होंगे, ठीक है। तो अब क्या करें, का को बोलें और खा को बोलें, ठीक है। तो और दोनों क्या होंगे, अल्प प्राण और महाप्राण में बीच में गैप रहता है, ठीक है। जैसे पहले नंबर पे अगर अल्प प्राण है, आपको नहीं पता कि क्या है, अल्प प्राण होगा या महाप्राण होगा, तो बीच में फिर दूसरा गैप रहेगा। अगर यहाँ पे अल्प प्राण है तो अगला गैप दे के फिर अगले पे अल्प प्राण रहेगा, फिर अगले पे गैप दे के अल्प प्राण रहेगा, ठीक है। ये चीज़ें रहती हैं। तो अब का को बोलिए और खा को बोलिए। आपको दोनों में बोलने में समय किस में लग रहा है, मतलब किस में ज़्यादा हवा निकल रही है। देखिए, क ख। अब आप वीडियो पॉज करके खुद से बोलिए, क्योंकि अगर आप ये चीज़ पेपर में करेंगे तो आप तुरंत चीज़ें पहचान सकेंगे। अगर आप भूल गए हैं तो, नहीं भूले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भूल गए हैं तो आपको वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर काम देगी कि आप क और खा में दोनों को बोलिए, समय किस में ज़्यादा लग रहा है, क खा, ठीक है। अब आप लोगों ने वीडियो पॉज करके किया होगा, मुझे समझ में आ गया होगा कि अगर जिसमें कम लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा, ठीक है। और जिसमें ज़्यादा समय लग रहा है, का और खा में किसमें लग रहा था ज़्यादा, इसमें लग रहा था, तो ये महाप्राण हो जाएगा, महा हो गया। अब मैंने क्या बताया, दोनों एक दूसरे पे अल्टरनेट पे चलते हैं, मतलब अब आ यहाँ पे आया तो अगला आ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आ कर दीजिए। फिर ये माँ वाला महाप्राण अब यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, 1 3 5 आपका अल्प प्राण होगा, महाप्राण आपका बाकी हो गया। अब वो आपसे पूछेगा कि इनमें से अल्प प्राण कौन सा है, तो दे देगा, इसी में चा दे देगा, छा दे दिया, ठा दे दिया, था दे दिया। तो अब आपको पता होना चाहिए कि चा आपका पहले वर्ग में आ रहा है और ये आपका अल्प प्राण होता है, ठीक है। ऐसे ही आपको महाप्राण भी दे सकता है। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको रट लीजिए, चाहे जो मैंने तरीका बताया उससे कर लीजिए, लेकिन इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद हो। और एक इम्पॉर्टेंट इसमें मैं और बता देता हूँ, अल्प प्राण में ये जो मैंने बताया 1 3 5 वर्ग, इनके अलावा क्या होता है, प्लस य र ल व, ये भी अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। तो इनको भी याद कर लीजिएगा, कई बार इनको दे देता है, आप लोगों ने जिन्होंने सिर्फ 1 3 5 याद कर रखा है वो ये मिस कर जाते हैं। तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा कि यार अलावा भी आपका अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं। तो अगर ऑप्शन में कहीं ये दिखे तो इसे भी ज़रूर टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं, संयुक्त व्यंजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं, जैसा नाम से ही पता चल रहा है कि ये किन्हीं दो वर्णों से मिलकर बने होंगे, दो वर्णों से मिलकर बने हैं, ठीक है, प्लस 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे ये कौन कौन से, छा त्रा ज्ञा श्रा, ये इतने होते हैं टोटल, ठीक है। तो अभी ये छा किससे मिलके बना है, क से मिलके बना है और श से मिलकर बना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे। अब देखिए त्रा किससे मिला है, त्रा अगर आप बोलते हैं, त्रा ये जो बोलते हैं कि त्रा, मैं याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। तो त्रा में आपने क्या बोला, त बोला और प्लस रा बोला, ठीक है। त्रा खुद से बोलिए और देखिए, त्रा तर
तो इस तरीके से आ रहा। इसमें बस क्या करना है आपको, यहाँ पे नीचे ये लगा देना है, बस इतना ही करना है। तो ये आपका याद हो जाएगा कि त्रा में आप ता और रा से मिलकर बनाता है। ज्ञा कैसे बनता है, तो देखिए ज्ञा आपका कैसे बनता है। ज्ञा में अगर आप इसे हटा दें, देखिए तो ये क्या, ज्ञा से ही अगर हम इसको हटा दें यहाँ पे, तो क्या बन गया, जा बन गया। प्लस कर देते हैं, फिर इसमें एक यहाँ पे ये बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, इया बन जाएगा। और यहाँ पे आगे वाले पे, पहले वाले पे हमें ये लगा देना है बस। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ज्ञा वाले का ज प्लस यहाँ से मिलकर बना होता है। ये मतलब मैं तरीका एक बता रहा हूँ, तो इससे आपको ये याद रहेगा, नहीं तो आप पेपर में कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है। शिरा में देखिए आप बोलने से ही लग रहा है शिरा, शिरा बोलते हैं इसको। तो ये शिरा क्या है, आपको ये तो पता चल गया कि शाह और रा से मिल के बना है। कौन सा शाह है ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वहाँ आपको पेपर में ये वाला भी शाह दे देगा, ये वाला भी शाह दे देगा। आप पता चला इस पर टिक करके आ गए, तो इसीलिए आपको क्या करना है, शाह प्लस रा, ये तो आपको पता ही रहेगा, तो ये भी हो जाएगा। का और शाह ये आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है। तो ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों को याद कर लीजिएगा। संयुक्त व्यंजन किन से मिलकर बने हैं, डायरेक्ट यही पूछेगा, और उसमें आपको ऑप्शन दे देगा का, शा, का, छा, पा, चा, जो भी दे देगा आपको लगाना रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला के दो भेद होते हैं, वो कौन से होते हैं, अघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन। ठीक है। तो जो अभी हमने पढ़ा था उसी टेबल को फिर से ले आते हैं, ये देखिए। ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा था वहाँ पे, अल्प प्राण और महाप्राण, वो क्या थे, 1, 3, 5 प्लस यार अलावा आपका अल्प प्राण होता था, और महाप्राण आपका 2 और 4 होता था। अब बात कर लेते हैं अघोष व्यंजन की। ठीक है। अघोष व्यंजन क्या होते हैं, तो अघोष व्यंजन देखिए क्या हो रहा है। सबसे पहले ये कौन कौन से होते हैं, ये होता है आपका 1 और 2 वाला वर्ग, ये नंबरिंग अगर मैं डाल दूँ इस पर, तो 1 और 2 ये आपका अघोष व्यंजन हो जाएगा। ठीक है। और आपका तीसरा, चौथा, पांचवा ये क्या हो जाएगा, सघोष व्यंजन हो जाएगा। ठीक है। ये चीज़ें आप रट लीजिएगा, या कोई तरीका अगर आपका खुद का हो तो उससे आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जैसे देखिए अघोष व्यंजन में मैंने कहा पहला और दूसरा, तो ये पूरा जो है आपका, ये पूरा, ये अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाएगा अघोष व्यंजन है, तो वो आपको का दे दिया मान लिया, और बाकी सारे अघोष व्यंजन के दे देगा, इनमें से कोई दे देगा ऑप्शन में। तो आपको पहचानना आना चाहिए कि अघोष व्यंजन कौन से हैं। का होता है, खा होता है, चा, छा होता है, टा और ठा होता है, ता और था होता है, पा और फा होता है। ये इतने अघोष व्यंजन होते हैं, और बाकी बचे आपके क्या होते हैं, सघोष व्यंजन होते हैं। एक आप याद कर लीजिए कि अघोष व्यंजन पहला और दूसरा होता है, तो बाकी आपको पता चल जाएगा कि बाकी क्या है, आपके सघोष व्यंजन है। ठीक है। तो ये आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस एक याद कर लीजिए कि हाँ ये अघोष है, बाकी बचा आपका क्या हो जाएगा, सघोष हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें और एक चीज़ें बताना चाहता हूँ, वो ये हैं कि पार्श्विक भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है। पार्श्विक कौन से होते हैं, पार्श्विक वर्ण कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है, ये होता है ला होता है। ठीक है। और एक और पूछा जाता है लुंठित, लुंठित। ठीक है। लुंठित वर्ण कौन से होते हैं, तो ये होता है रा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे बतानी थी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोग तैयार कर लीजिएगा इसे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। वर्णमाला से रिलेटेड जो भी था इसमें, वो मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं। अब पेपर में इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। अगर आपने इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देख लिया है, तो आप लोगों को कम से कम 5 नंबर बिल्कुल तय हैं मिलने, और इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो दोस्तों अगर ये आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और हमारे इस चैनल ब्लैक बोर्ड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको और भी बेहतरीन वीडियोस मिलने वाली हैं। ऑलरेडी हमने बहुत से वीडियोस डाल रखे हैं हिंदी से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, जैसे कि समास, अलंकार, इन सब की ट्रिक हमने बता रखी बहुत अच्छी। तो दोस्तों उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।